अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो है इस चैप्टर के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ के आ चुके हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 116 ए। ठीक है, 116 क्या था? वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 116 ए। ये सेक्शन कहता है कि फॉरेन इनकम अगर किसी बंदे की हो या उसके पास फॉरेन में एसेट्स हों तो उसको भी एक स्टेटमेंट जमा करवानी हो। ठीक है, अब इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं। एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, हर वो इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। तो हर रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात हो रही है। हैविंग फॉरेन इनकम, जिसके पास फॉरेन इनकम हो इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000 यूएसडी डॉलर्स, मतलब हर इंडिविजुअल जिसके फॉरेन इनकम हो इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000 यूएसडी, वो बंदा, या जिसकी इनकम शायद इसमें फॉल ना कर रही हो लेकिन उसके पास हैविंग फॉरेन एसेट्स विथ अ वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लाख यूएसडी डॉलर्स। ठीक है, सिंपल। अब आपने दो चीज़ें देखनी है। अगर एक बंदे की इनकम हो $10,000 या उससे ज़्यादा, या उसके पास फॉरेन एसेट्स हों $1 लाख या उससे ज़्यादा वैल्यू के, तो उसने क्या करना है? शेल्फ फर्निश अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। उसने एक फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट की जो है ना वो फाइलिंग करनी। इट शेल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, एफपीआर की साइट पे आप जाओ तो वहाँ पे आ रहा होता है फॉर्म, उसको आपने फिल करके जमा करवाना होता है। एंड वेरीफाइड इन दी प्रिस्क्राइब मैनर, उसको फिर आपने वेरीफाई भी इस तरह करना है, अपना पिन वगैरह लिख के आपने वेरीफाई करके तो जमा करवानी होती है। इट विल गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जो फॉर्म है इसका, या फॉरेन इनकम और स्टेटमेंट एसेट स्टेटमेंट जो है इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स आ रहे होते हैं। इसमें नंबर 1 आप लिख रहे होते हो द पर्सनस टोटल फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। से के टैक्स ईयर 2024 की आप फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवा रहे हो, तो इसके अंदर आपने फॉरेन एसेट्स बताने हैं टोटल और फॉरेन लायबिलिटीज बतानी है जो आपकी 30 जून 2024 पे थी। फिर आपने सेकंड पे क्या बताना है? एनी फॉरेन एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड द कंसिडरेशन रिसीव। अगर आपने कोई फॉरेन एसेट बेचा है और जितने का बेचा है, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है तीसरे नंबर पे? कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेन इनकम। आपने अपनी इनकम के बारे में कंप्लीट डिटेल देनी है जो आपने ड्राइव की है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड डेट एक्सपेंडिचर होली एंड नेसेसरली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग द सेट इनकम। आपने जितनी इनकम पूरे साल में कमाई है, लाइक टैक्स ईयर 2024 में आपने जितनी फॉरेन इनकम कमाई है वो बतानी है आपने, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और उस इनकम को कमाने के लिए आपने जो जो खर्चे किए हैं, लेकिन खर्चों के लिए शर्त है कि वो होली और नेसेसरली इसी मकसद के लिए किए हों आपने कि आप इनकम कमा सको, तो ये भी आपने बताना है। ठीक है, द कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर एनी इंडिविजुअल टू फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट हु इन हिज ओपिनियन was required to furnish it but who has failed to do so. It will furnished by the date specified in the notice। ठीक है, तो सिंपल ये है कि एक तो हमें बता दिया गया पॉइंट नंबर 1 के अंदर कि किस किस बंदे ने जो है वो फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है। ठीक है, फिर हमें ये भी बता दिया गया कि इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स आपने फिल करने होते हैं, वो चीज़ें भी हमने देख ली। अच्छा, ये तो बंदा है कि उसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि जो इस कैटेगरी में फॉल करता है उसने ये स्टेटमेंट जमा करवानी है। इन केस अगर वो जमा नहीं करवाता और कमिश्नर को लगता है कि ये इसके ऊपर जो थी वो लागू थी, ये स्टेटमेंट इसको जमा करवानी चाहिए थी, तो कमिश्नर उसको नोटिस दे के उसको कह सकता है कि आप जमा करवाओ। और उस नोटिस के ऊपर उसने डेट स्पेसिफाई की होगी, उस डेट के अंदर अंदर आपको वो रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी, यानी कि फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट आपको जमा करवानी पड़ेगी। होता क्या है कि अब तो पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं।
ऐसा ऐसा आप देखेंगे कुछ सालों तक क्या हो रहा होगा कि बाहर के मुल्कों में जो ट्रांजैक्शन एक बंदा अपने CNIC के ऊपर या अपने पासपोर्ट नंबर के ऊपर या वहाँ का अगर उसका कोई नेशनलिटी कार्ड है उसके ऊपर कर रहा होगा, और वो बंदा पाकिस्तान का भी कोई नेशनलिटी रखता है, तो एक दूसरे के दरमियान ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया करेंगे दोनों कंट्रीज। तो यहाँ की जो है ना FBR वाले, इनको आइडिया हो रहा होता है कि यार ये बंदा कहीं बाहर कमा तो नहीं रहा, और अगर वो नहीं बता रहा और उसने कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा, तो इन केस अगर जैसे ये पीछे स्कैंडल्स वगैरह कुछ लीक हुए थे, ठीक है, विकीलीक्स वगैरह के ऊपर हुआ था और इस तरह के जो स्कैंडल्स हुए थे जिससे पता लग गया था कि बाहर लोगों की जो है वो इनकम भी है और बाहर लोगों के एसेट्स भी हैं, तो उस केस में फिर कमिश्नर खुद से नोटिस कर सकता है कि भाई आप लोगों के ऊपर तो ये लाजमी था कि आपने ये वाली स्टेटमेंट जमा करवानी थी, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, लेकिन आप लोगों ने जमा नहीं करवाई, तो अब आप 15 दिनों के अंदर से कि अपनी जो है ना ये वाली फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 117। ठीक है, ये सेक्शन डील करता है कि अगर कोई बिजनेस जो है वो बंद होने लगा है, डिसकंटिन्यूएंस की तरफ जा रहा है या डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो उसका नोटिस देना होता है। ठीक है, अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस विद इन द 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, एक बंदे ने अपना बिजनेस बंद किया है या एक कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है, तो बिजनेस बंद होने के 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को नोटिस देना है कि भाई हमारा बिजनेस बंद हो चुका है। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल हिमसेल्फ और बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर बाय अ नोटिस फर्निश्ड अ रिटर्न। जब आप उसको नोटिस दोगे ना कमिश्नर को, तो हो सकता है कमिश्नर आपसे मांग ले, या आप खुद क्योंकि अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो आप खुद से भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब रिटर्न का पीरियड क्या होगा, से कि हम कहते हैं कि एक कंपनी थी जिसका ईयर टैक्स ईयर स्टार्ट होता था 1 जुलाई 2000 से, कि हम कहते हैं 2023 से 30 जून 2024 तक उसका टैक्स ईयर जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पे जाकर ना कहीं 30 दिसंबर को ना उसने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उसका टैक्स ईयर का पीरियड आप देखोगे, वो टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 जुलाई 2030 से और इसका बिजनेस क्लोज हो गया 30 दिसंबर तक। तो ये 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक की जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान उसने जो भी इनकम कमाई होगी उसके ऊपर तो ऐसी बात है उसने टैक्स देना है, सो उसको उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी। द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, जिस दिन उसका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा था वहां से लेके, एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस, और जिस दिन उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उस पीरियड की जो है ना उसने रिटर्न जमा करवानी है, और ये उसका पीरियड होगा। द पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर, इसको हम कहते हैं सेपरेट टैक्स ईयर है ये। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था उसका 1 जुलाई से 30 जून, लेकिन क्योंकि दरमियान में उसने बिजनेस क्लोज कर दिया, बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जिस स्टेट को उसने डिसकंटिन्यू किया, तो जहाँ से उसका साल शुरू होता था और जिस स्टेट को उसने डिसकंटिन्यू किया है, इस पीरियड को हम कहेंगे सेपरेट टैक्स ईयर, और उसने इसकी रिटर्न जमा करवानी है। ये वो खुद से भी करवा सकता है या कमिश्नर उसे नोटिस दे के भी कह सकता है, क्योंकि कमिश्नर को उसने खुद इन्फॉर्म किया होगा विद इन 15 डेज के मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो कमिश्नर उसे रिक्वायर कर सकता है कि यार मुझे रिटर्न दो इस पीरियड की, जब से आपका टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था और जब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया उस डेट तक आपका एक टैक्स ईयर बन रहा है जो कि सेपरेट टैक्स ईयर है, इसकी हमें रिटर्न जमा करो। ठीक है, मिस्टर फ्री हिट ने डिसकंटिन्यू बिजनेस कर दिया 28 फरवरी 2013 को। ही इज ऑफ द ओपिनियन नॉट टू फाइल रिटर्न बिकॉज द बिजनेस वाज नॉट कैरिड ऑन फॉर द होल ईयर। ठीक है, तो आपने बीइंग एडवाइजर उसको एडवाइस करनी है। वो कहता है यार मुझे रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है, मेरा तो टैक्स ईयर पूरा ही नहीं हुआ, तो जब टैक्स ईयर पूरा नहीं हुआ तो रिटर्न किस चीज़ की। तो आप उसको एडवाइस दोगे कि मिस्टर फ्री हिट, you should file a return of income for a period of 8 months starting from 1 जुलाई 2012 ending on 28 फरवरी 2013 and it will be treated as a separate tax year for you। ठीक है, तो ये आपने उसको एडवाइस देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट पावर्स आर अवेलेबल टू कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट गिवन द नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस टू कमिश्नर। देखें, इस पॉइंट में एक बंदे के ऊपर जो थी वो एक रिक्वायरमेंट लगा दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि जब आपने डिसकंटिन्यू करना है बिजनेस तो विद इन 15 डेज आपने कमिश्नर को नोटिस देना है। तो क्या होगा कि अगर एक बंदा जो है वो नोटिस नहीं देता कमिश्नर को कि उसका बिजनेस बंद हो गया है, फिर क्या होगा। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंड द कमिश्नर हैज़ ग्रोन टू बिलीव, और कमिश्नर के पास कुछ वजूहात हों कि वो इस बात पे यकीन कर ले कि बिजनेस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, कि बिजनेस बंद हो चुका है,
एंड टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस। देखें, दो में से कोई एक भी कंडीशन ऐसी हुई जिसके ऊपर कमिश्नर को यकीन हो गया कि या तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, बंद हो चुका है, या टैक्स पेयर जो है वो बंद करने जा रहा है। बहुत से बिजनेसेस ऐसे होंगे जो एक किस्म का ऑपरेशंस उनके ख़त्म हो चुके होते हैं लेकिन अभी तक उसका नाम चल रहा होता है, तो वो बंद करने ही होते हैं। मतलब एक इफेक्टिवली देखा जाए तो वो बंद हो चुके हैं लेकिन उसको फॉर्मली या लीगली उसको बंद नहीं करवा रहे होते। इससे कि आपने एक दोस्त के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप बनाई है, आप लोगों का आपस में कोई इख्तलाफ आ गया, ये काम नहीं चला, तो आप लोगों ने वो काम ही रोक दिए। आप जूते मैन्युफैक्चर करके या जूते बना के जो है वो बेचते थे, आपने जूते बनाने ही छोड़ दिए। ठीक है, आपने नोटिस नहीं दिया कि भाई अभी तक तो हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था पार्टनरशिप का वो तो अभी तक वैलिड है, हमने उसको ख़त्म नहीं करवाया। लेकिन कमिश्नर को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि आपने बिजनेस बंद कर दिया है या आप बंद कर दोगे, आप काम हम तो नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न। तो फिर भी वो आपको नोटिस दे सकता है कि भाई सर्व, आप जो है ना रिटर्न जो है वो फर्निश करो या रिटर्न फाइल करो। कमिश्नर विल नोटिफाई द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड। और कमिश्नर ही आपको बताएगा कि अब आपका पीरियड क्या है जिस पीरियड के आपने रिटर्न जमा करवानी है। वो पीरियड एक किस्म का आपका सेपरेट टैक्स ईयर ही समझा जाएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय अ पर्सन हु हैज डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस। जिसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, वो जो रिटर्न जमा करवा रहा है सेपरेट टैक्स ईयर के, उसका स्टेटस क्या होगा। रिटर्न फर्निश्ड हेयर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेसमेंट। ठीक है, ये असेसमेंट, डीम्ड असेस, ये जो है क्या होता है, ये भी बस आप याद कर लो। असेसमेंट वाले पोर्शन में जाके इसी चैप्टर के आगे एक और इसका पोर्शन आएगा असेसमेंट वाला, उसमें हम इसको समझ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन, सेक्शन नंबर 118। ये सेक्शन कहता है कि डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप फर्निश कर सकते हो रिटर्न। मेथड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड नहीं है, वैसे एक ही मेथड है। तो वो मेथड क्या है जिससे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो या बाकी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो। नंबर 1 पे है कि अ रिटर्न ऑफ इनकम, अ वेल्थ स्टेटमेंट, अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीन हमने चीज़ें पढ़ी है ना, इनकम स्टेटमेंट यानी कि रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट दूसरी, और तीसरी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। कैल बी फर्निश्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर। इसके बारे में बता दिया गया कि आपने इसको कैसे जो है वो फर्निश करना है या फाइल करना है। सिंपली आपने वैसे एफबीआर की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपके लिए ये फॉर्म्स पड़े होते हैं जिसके ऊपर आपने रिटर्न अपनी सबमिट करनी है, जिसके ऊपर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करनी है, जिसके ऊपर फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट सबमिट करनी है। आपने इतना याद करना है कि ये तीनों फर्निश की जाएंगी इन प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, वो प्रिस्क्राइब मैनर क्या है, वो हम सबको पता है कि वो आपने जो है ना जाके एफपीआर को जमा करवानी होती है। उसको छोड़ दें, बस आपने इतना याद करना है। अच्छा, रूल फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए एक रूल है, कंपनी विल फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम एज फॉलो। एक कंपनी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो ऐसे करेगी। लेकिन टैक्स ईयर डिफरेंट हो सकते हैं कंपनीज में, हमने ये भी स्टार्ट में पढ़ा था। अगर आपका टैक्स ईयर, आपकी कंपनी का टैक्स ईयर एंड हो रहा है बिटवीन 1 जनवरी टू जून कोई भी 30 जून तक, ठीक है, मतलब जनवरी से लेके ये आ गया जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इस पीरियड में अगर आपका ईयर एंड ख़त्म हो रहा है, जैसे कि हमने कहा 30 जून को ख़त्म हो रहा था, या उससे पहले भी इन मंथ में अगर आपका ईयर एंड ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपने जो है ना वो कैसे रिटर्न फाइल करनी है, आपके लिए ड्यू डेट क्या होगी। इस इन सब मंथ्स वालों की ड्यू डेट होगी ऑन और बिफोर 31 दिसंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर। तो इन लोगों ने जमा करवानी है, यहाँ पे दिसंबर है, इस दिसंबर के एंड से पहले पहले इन्होंने रिटर्न जमा करवा देनी। देखिए, एक का ईयर एंड जनवरी में ख़त्म हो रहा है, तो अब जनवरी 2024 में अगर उसका ये टैक्स ईयर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसने रिटर्न कब तक जमा करवानी है, दिसंबर 2024 से पहले पहले। ठीक है, तो उसको अच्छा खासा टाइम मिल गया, तकरीबन 11 महीने उसको मिल गए कि उसने 11 महीनों के अंदर रिटर्न फाइल करनी। एक का फेब में ख़त्म हो रहा है, तो उसने भी कब जमा करवानी है, दिसंबर से पहले पहले। मार्च वाले ने भी कब जमा करवानी है, दिसंबर से पहले पहले। अप्रैल वाले ने भी कब जमा करवानी है, दिसंबर से पहले पहले। मई वाले ने भी कब जमा करवानी है, दिसंबर से पहले पहले। और हम नॉर्मल केसेस जो देख रहे होते हैं, वो जून में ईयर एंड खत्म हो रहे होते हैं कंपनीज में, उन्होंने भी 31 दिसंबर से पहले पहले रिटर्न जमा करवानी होती है। अच्छा, अब कर लेते हैं बात, इफ़ द टैक्स ईयर एंड्स बिटवीन 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। अब जिसका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन
6 महीनों के अंदर टैक्स ईयर एंड हो रहा हो तो उन्होंने कब अपनी रिटर्न फाइल करवानी है? ऑन और बिफोर सितंबर 30 सितंबर नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ ईयर। तो उन्होंने रिटर्न जमा करवानी है। से कि हम बात करते हैं, ये है जुलाई 2024, ये है अगस्त 2024, सितंबर 2024, अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 या दिसंबर 2024। अब इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? इन्होंने 30 सितंबर 2025 से पहले पहले रिटर्न जमा कर, ठीक है। अब जिसने जुलाई में, जिसका टैक्स ईयर खत्म हो रहा है जुलाई 2024 में, उसके पास ये नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक का टाइम है, ठीक है। उसको अच्छा खासा टाइम मिल गया है, ठीक है, जिसके अंदर उसने रिटर्न जमा करवानी है। इसी तरह अगस्त वाले ने भी अगले साल के सितंबर से पहले पहले, ठीक है। सितंबर वाले ने भी पूरा उसको 1 साल मिल गया है उससे पहले पहले। अक्टूबर वाले ने भी, नवंबर वाले ने भी और दिसंबर वाले ने भी। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये जुलाई है, ठीक है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है और ये दिसंबर है, ठीक है। यहाँ तक एक डेट बनती है जिनका ईयर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। से कि ये 1 जुलाई 2019 है, ये अगस्त है, ये सितंबर 2019 चल रहा है। अब दिसंबर तक जिसका ईयर एंड हो रहा होगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इन्होंने इन सब ने कब रिटर्न जमा करवानी है? इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है अगले साल 2020 के 30 सितंबर से पहले पहले। अच्छा, जिनका जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून है 2020, इन्होंने कब जमा करवानी है? 31/12/2020, मतलब उसी कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर 31/12 से पहले पहले जमा करवानी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मेथड्स हैं फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अ पर्सन हु अर्न सैलरी इनकम, एक बंदा जो सैलरी इनकम अर्न कर रहा है, सैलरी इनकम कमा रहा है, उसने क्या करना है? विल फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अलोंग विद द प्रूफ ऑफ डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने कहा था ना कि आपने रिटर्न जो जमा करवानी है प्रिस्क्राइब मैनर के तहत करवानी है। तो अब ये एक किस्म का प्रिस्क्राइब मैनर आ गया है कि आपने रिटर्न फाइल करवानी है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब एफबीआर की वेबसाइट पे जाके, आईआरएस पे जाके, आईआरएस एफबीआर की वेबसाइट का नाम, वहाँ पे जाके आपने इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपनी रिटर्न सबमिट करनी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है? प्रूफ देना है जो जो आपकी डिडक्शन हो चुकी है या आपने कोई टैक्स पे कर लिया। मतलब एक बंदा सैलरीड पर्सन है, उसने पूरे साल इनकम कमाई है, तो जब उसको सैलरी मिलती है उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेता था उसके एम्प्लॉयर और जमा करवा देता था। अब जब इसने रिटर्न जमा करवानी है इलेक्ट्रॉनिकली, तो साथ ये प्रूफ भी लगाएगा कि इसका टैक्स डिडक्ट हो चुका है या इसने पेमेंट कर दी है टैक्स की, क्या, तो ये आपको साथ लगाना पड़ेगा। अब दोबारा बात करते हैं पर्सन हु अर्न सैलरी इनकम। एक बंदा जो सैलरी इनकम कमा रहा है, उसने फाइल करनी है वेल्थ स्टेटमेंट विद रिटर्न। उसने जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करनी थी, उसके साथ साथ उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी रिटर्न के साथ साथ जमा करवानी है। और अगर उसके फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन इनकम है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो उसमें भी फॉल कर रहा है कि उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि उसने ये भी जमा करवानी है, तो ये भी वो साथ इस रिटर्न के जमा करवाएगा, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट भी। The board may amend above condition or direct that the above condition will not apply for a tax year। तो बोर्ड के पास ही पावर है कि वो जब उसका दिल चाहे वो इसमें किसी में भी अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। कोई भी कंडीशन जो है वो अमेंड कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि कुछ कंडीशन जो है वो एक खास टैक्स ईयर पे अप्लाई नहीं होंगी। जैसे कि टैक्स ईयर 2026 के अंदर वो कहें कि नहीं भैया आपने रिटर्न नहीं जमा करवानी, तो कोई बात नहीं, बोर्ड के पास पावर है, वो अमेंड कर सकता है ये अपने जो भी उसकी कंडीशन है। या वो कहें सिर्फ आपने ना ये जमा करवानी है रिटर्न, आपने साथ वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा करवानी। एक दफ़ा ये पहले वैसे हुआ है कि वेल्थ स्टेटमेंट के बगैर भी जमा हो रही होती थी, ठीक है। तो या वो कह देंगे फॉरेन इनकम ये ऐसे नहीं करना, तो ये उनके पास पावर है। अच्छा, अब एओपी की बात कर लेते हैं और इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। रूल फॉर एओपी एंड इंडिविजुअल, फॉलोइंग इज द स्केड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्सन। मतलब कंपनी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, बाकी जो लोग होंगे या तो वो इंडिविजुअल्स होंगे या एओपी होंगे, इन्होंने क्या करना है? इनके पास है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, ठीक है। अगर इन्होंने रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश है ई पोर्टल के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली या वेबसाइट के थ्रू, इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, एंड रिटर्न ऑफ इनकम बाय इंडिविजुअल और एओपी, ये इंडिविजुअल नॉन सैलरीड पर्सन की बात हो रही है। मतलब सारे इंडिविजुअल्स एंड एओपी जो है, इन्होंने कब अपने रिटर्न जमा करवानी है? इनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है ऑन और बिफोर सितंबर 30 नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। टैक्स ईयर जब खत्म हो रहा है उससे आगे जो जो भी सितंबर की डेट आ रही है उससे पहले पहले जमा करवाना।
अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी का ईयर एंड हो रहा है एओपी का ख़त्म जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, तो उसने देखना है कि नेक्स्ट सितंबर कब आ रहा है, उसने उस नेक्स्ट सितंबर को जमा करवानी है। ठीक है, थे कि यहाँ पे हम कहते हैं कि 1 जुलाई 2019 था, तो ये जुलाई के महीने में जिसका टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है उसने ये इसके अपनी रिटर्न कब जमा करवानी है, सितंबर 2020 में, ना कि सितंबर, ये तो देखें ना यहाँ पे 2019 वाला सितंबर तो 2 महीने बाद आ गया, नहीं, आपने अगर 2019 के जुलाई में आपकी ईयर एंड ख़त्म हो रहा है तो आपने जो सितंबर है ना वो आपका वो अगले कैलेंडर ईयर का सितंबर बन रहा होगा। इसी तरह अगस्त में अगर आपका 2019 का अगस्त में आपका ईयर एंड हो रहा है तो आपने रिटर्न कब जमा करवानी है, 30 सितंबर 2020 से पहले पहले। सितंबर है तो फिर भी आपके पास पूरा साल है कि अगले साल के सितंबर से पहले पहले। अक्टूबर है तो तब भी आपके पास पूरा एक 11 महीने के अगले सितंबर से पहले पहले। इसी तरह नवंबर, फिर दिसंबर, हाँ जून में, जून जिसका आ रहा है ना, जिसका ईयर एंड जून आ रहा है, जून 2019, उसने कब करवानी है, सितंबर 2019 से पहले पहले। लेकिन अगर जून गुजर गया, आप जुलाई में आ गए, तो अब सितंबर 2019 नहीं होगा, अब होगा सितंबर 2020, मतलब एक पूरा कैलेंडर ईयर आप आगे चले गए। तो जून से पहले पहले जो है वो जितने भी होंगे वो सब का कब करवा रहे होंगे, उसी कैलेंडर ईयर के सितंबर में। ठीक है, जनवरी से लेके जून तक के जितना भी टैक्स ईयर एंड हो रहा है इंडिविजुअल एओपी का, उन्होंने कब रिटर्न जमा करवानी है, उसी कैलेंडर ईयर के सितंबर के पहले पहले, सितंबर के एंड होने से पहले पहले। और जुलाई के बाद वाले जितने भी होंगे दिसंबर तक, उन सब ने अगले कैलेंडर ईयर के 30 सितंबर से पहले पहले। इसको ज़रा आराम से 2-3 दफ़ा रिवाइज करके सुन लीजिएगा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा, अब ये एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पर्सन लिखे हुए हैं, नीचे पर्सन्स आ रहे होंगे, यहाँ पे उनका टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या क्या फाइल करने हैं, और यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है। एक लिबर्टी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनी है, से कोई पब्लिक कंपनी होगी। इसका ईयर एंड हो रहा है 31/3/2013 को। ठीक है, तो इसने कब रिटर्न फाइल करनी है, इसने करनी है 31/12/2013 से पहले पहले। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी के लिए दिसंबर से पहले पहले की रिक्वायरमेंट थी। काका कंपनी लिमिटेड, ये भी प्राइवेट नहीं है, कोई और कंपनी है। ठीक है, इसका ईयर एंड हो रहा है 30/6/2013 को एंड हो रहा है, तो इसने भी इनकम टैक्स रिटर्न कब जमा करवानी है, 31/12/2013 को। ठीक है, अब ये तो था जनवरी से लेके जून तक जिन कंपनीज के ईयर एंड ख़त्म हो रहा था, ये ऊपर वाली तो उनकी एग्जांपल थी। अब है स्पेक्टी, क्या है जो भी है, ये मिस्टर स्पेक्टी कोई इंडिविजुअल है, इसका ईयर एंड ख़त्म हो रहा है 30/9/2012 को, तो इसकी सितंबर की डेट होती है इंडिविजुअल और एओपी के केस में, तो इसने रिटर्न फाइल करनी है 30 सितंबर 2013 को। क्योंकि जून के बाद हो रहा था तो इसके पास अगले कैलेंडर का सितंबर आ रहा है, इसने उसमें फॉलो करना है, उसमें जमा करवानी है। मिस्टर स्कल है, ये भी कोई इंडिविजुअल होगा, इसका ईयर एंड हो रहा है 30/6/2012 को, अब ये जून से पहले पहले एंड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल इसने रिटर्न करनी है सैलरीड पर्सन ने, तो ये करनी है इसने उसी कैलेंडर ईयर के सितंबर से पहले पहले। जनवरी से लेके जून तक अगर आपका ईयर एंड ख़त्म हो गया तो उसी कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर सितंबर से पहले पहले, सितंबर एंड से पहले पहले आपने जमा करवानी है। और अगर जून के बाहर आप चले गए, जुलाई से ऑनवर्ड अगर आपका दिसंबर तक ईयर एंड ख़त्म हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो आएगा उसमें सितंबर के एंड होने से पहले पहले। ठीक है, फिर यू एंड वी एक फर्म है, इसका ईयर एंड है 30/11/2012, तो अब इसका नेक्स्ट कैलेंडर ईयर बन रहा है 13, तो इसके 30 सितंबर से पहले पहले इसने रिटर्न फाइल करनी है। अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, जो हमने अभी पीछे चैप्टर पढ़ा उसके मुताबिक अगर आपने डिसकंटिन्यू करके बिजनेस अपनी रिटर्न जमा करवानी थी तो ये फर्निश्ड होगी बाय ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, तो आपने ड्यू डेट जो आपको कमिश्नर देगा उससे पहले पहले करनी। वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑन एनटीएन, एक बंदा है जिसके पास एनटीएन नहीं है, रजिस्टर नहीं है, एंड फेल टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एनटीएन विद रिटर्न, सच रिटर्न शैल बी ट्रीटेड, शैल रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न। ठीक है, आपको पता है कि जब आप रिटर्न जमा करवाने जाते हो, अब तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल होती है,
इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जब आप जमा करवाने के लिए जाते हो तो आपको पहले लॉगिन पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड के लिए आपको पहले अपने आप को एफपीआर के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। जब आप एफपीआर के साथ रजिस्टर होते हो तो आपको एक एनटीएन मिल जाता है, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर मिल जाता है। इंडिविजुअल के केस में आपका सीएनआईसी नंबर ही आपका एनटीएन बन जाता है, ठीक है। इस एनटीएन के साथ आप अपने आप को लॉगिन करते हो वेबसाइट के ऊपर और फिर आप अपनी रिटर्न जमा करवाते हो। पहले दौर में क्या होता था कि आपको कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। आप अपने आप को रजिस्टर अगर नहीं भी करवाते थे तो आप हार्ड में एक वर्किंग करके जाके एफबीआर ऑफिस में जमा करवा देते थे, ठीक है। इस सूरत में कहा गया है कि अब जो भी बंदा रिटर्न जमा करवाने लगा है उसको पहले एनटीएन लेना पड़ेगा, उसको एफपीआर के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर वो एफपीआर के साथ रजिस्टर नहीं है और खाली रिटर्न जमा करवा रहा है तो उसकी रिटर्न को नहीं समझा जाएगा कि वो वैलिड है। रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न, उसको रिटर्न नहीं समझा जाएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, ये आपने खुद देखना है कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये इनके टैक्स ईयर एंड हो रहे हैं, इनकी रिटर्न फाइलिंग डेट आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। फिर ये कंपनी है, ये इनके टैक्स ईयर एंड हो रहे हैं, आपने इसकी भी रिटर्न फाइलिंग डेट जो है वो बतानी है। अच्छा, फिर ये समरी है हमारे पास, और ये समरी खैर सेक्शन से रेफरेंस की गई है कि रिटर्न ऑफ इनकम कंपनी ने कब जमा करवानी है तो 118 में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल ने कब जमा करवानी है तो 118(3) में लिखा हुआ है, रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ पर्सन हु डिसकंटिन्यूड द बिजनेस तो 117(2) में लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न कमिश्नर गिव हिम नोटिस तो ये 114(4) में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ गया है जिस सेक्शन है 119। इसके अंदर है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। हमने डेट्स पढ़ ली कि किस बंदे ने, किस पर्सन ने किस ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न जमा करवानी है। हमने कंपनी के केस में भी पढ़ लिया, इंडिविजुअल के लिए भी और एओपी के लिए भी। समटाइम क्या होता है कि कुछ वजूहत ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से आप जो है ना वो अपनी रिटर्न टाइम के ऊपर नहीं करवा सकते फाइल से, कि आप पाकिस्तान से बाहर गए हुए हो, ठीक है। तो अब आप पाकिस्तान आओगे तो रिटर्न फाइल करोगे। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिकली ही आप अपने एडवाइज़र को कह के करवा सकते हो, लेकिन स्टिल जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन तो देनी होती है। तो अगर आप पाकिस्तान में नहीं हो, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे तो रिटर्न जमा नहीं होगी, या आप बीमार हो, या कोई भी और रीज़न है, आपकी शादी आ गई है, या कोई भी आपके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से आप टाइम के ऊपर रिटर्न जमा नहीं करवा पा रहे, तो अब आप क्या एक्सटेंशन मांग सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड है ये सेक्शन। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम जो कि इन सेक्शन में है, अ वेल्थ स्टेटमेंट जो कि इस सेक्शन में है। अगर एक बंदा जिसके ऊपर लाजमी है, उसके ऊपर लागू था कि उसने रिटर्न जमा करवानी थी या वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी थी, ही मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो अगर से कि एक बंदे का ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2024 को और उसकी रिटर्न की ड्यू डेट बन रही है 30 सितंबर 2024। अब यहाँ कहीं वो पहुँच गया, सितंबर के कुछ लास्ट डेज रह गए हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि यार मैं अपनी रिटर्न ना सितंबर एंड से पहले पहले नहीं करवा सकूँगा। तो वो क्या कर सकता है, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कमिश्नर को कि यार मेरी डेट जो है ना फाइलिंग की वो प्लीज़ एक्सटेंड कर दे, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दे, ठीक है। तो वो बिल्कुल कर सकता है। व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर गेटिंग एक्सटेंशन इन टाइम फॉर फाइलिंग द डॉक्यूमेंट मेंशन इन अबव ए, ठीक है। मतलब आपने जब रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट करनी है तो डेडलाइन क्या है, आप कब तक एक्सटेंशन मांग सकते हो। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट। तो आपने आपका जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो कि मुझे एक्सटेंशन दे दो। अगर ये डेट खत्म होगी तो फिर किस चीज़ की एप्लीकेशन मांग रहे हो, आपने तो डेट गुजार दी है। अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले एप्लीकेशन दे दो कमिश्नर को तो आपको हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए। तो आपने ये एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कब देनी है, ड्यू डेट से पहले पहले, बाय दी ड्यू डेट, ठीक है। 30 सितंबर वाले दिन भी आप दे सकते हो। व्हाट आर सर्कमस्टांसेस अंडर कमिश्नर कैन ग्रांट एक्सटेंशन इन टाइम फॉर फाइलिंग दी डॉक्यूमेंट मेंशन है। ये मेंशन इन वन, ये दो जो लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, इनकी बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं जब कमिश्नर आपको जो है वो इजाज़त दे दे कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, आप रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हो। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस बंदे को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसको एक्सटेंशन चाहिए। जब कमिश्नर को एप्लीकेशन रिसीव होगी, इफ़ कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाई होता है दैट द एप्लीकेंट इज़ अनएबल टू फर्निश द अबव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर वो अनएबल है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये बंदा किसी भी वजूहत की वजह से, वो नीचे लिखी हुई वजूहत, ये रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पा रहा ड्यू डेट के ऊपर,
जैसा कि वो अगर पाकिस्तान से बाहर है, एब्सेंट है पाकिस्तान से, या सिकनेस है, या कोई और मिसएडवेंचर हो गया, मिसएडवेंचर हो गया उसके साथ, या कोई और रीज़नेबल काज है, तो कमिश्नर में ग्रांट दी एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो उसको क्या कर सकता है, जो एप्लीकेशन उसको अप्रूव कर सकता है और वो उसको एक्सटेंशन दे सकता है। कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो एक्सटेंशन दे सकता है। वही सेक्शन है 119, फर्दर इसमें पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड। कितने टाइम पीरियड के लिए कमिश्नर आपको एक्सटेंशन दे सकता है, कितनी एक्सटेंशन वो आपको ग्रांट कर सकता है। एन एक्सटेंशन शुड नॉट बी एक्सीडेड 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। से कि आपकी 30 सितंबर लास्ट डेट थी, तो इससे 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। अक्टूबर 15 तक आपको एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती एक्सटेंशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। लेकिन कुछ अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हो जिसमें आपको कमिश्नर को कायल कर सको कि भाई मैं तो 15 दिन में भी नहीं दे सकूँगा, तो फिर क्या है, लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड। तो आपको शायद ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाए, आपको 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम भी दे दिया जाए। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं। द टैक्स ईयर ऑफ मिस्टर वाओ एंड्स ऑन 31 मई 2012। इसका ईयर एंड हो रहा है 31 मई 2012 को। मिस्टर वो रिमेन्ड इन अफ्रीका ड्यू टू एन ऑफिशियल असाइनमेंट टिल 27 अगस्त 2012। तो 31 मई को उसका ईयर एंड हो रहा था, लेकिन वो 27 अगस्त तक जो है ना वो अफ्रीका में रहेगा, कोई उसकी असाइनमेंट है ऑफिशियल। एंड डिड नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, और वो नहीं कर सक पा रहा, ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2012 Mr. Waugh applied the commissioner for granting the extension for filing the return of income electronically by 1 month। अब इसने क्या किया कि वाओ को वो लगा कि यार मैं क्योंकि 27 अगस्त तक तो बाहर हूँ, तो मैं 30 सितंबर तक तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकूँगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया कि 1 महीने की मुझे एक्सटेंशन दे दी जाए। डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन इज़ जस्टिफाइड। पहले तो देखेंगे उसने क्या ड्यू डेट से पहले पहले एप्लीकेशन दी है। हाँ जी, उसने तो ड्यू डेट से पहले पहले दी है। आंसर है मिस्टर वो कैन गेट द एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली बाय नॉट मोर देन 15 डेज। लेकिन वो 1 महीने की मांग रहा था, इसको 15 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑन हिज एप्लीकेशन विल नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है। वो कहता है मिस्टर वाउ कैन गेट एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग इनकम इलेक्ट्रॉनिकली, रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली बाय नॉट मोर देन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन विल बी अनजस्टिफाइड। वो अनजस्टिफाइड है, आपको 15 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ही कैन एक्सटेंशन गेट एक्सटेंशन 15 अक्टूबर 2012 तक मिल सकती है। इन एक्सेप्शनल केसेस उसको शायद दे दी जाए, अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं और कमिश्नर सेटिस्फाई होता है तो वो शायद उसको 1 महीने की भी दे दे। अच्छा, वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड। आपने अप्लाई किया कमिश्नर को कि आपको एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन कमिश्नर ने आपको एक्सटेंशन नहीं दी कि आप रिटर्न अपनी सबमिट करो लेट। द चीफ कमिश्नर, तो फिर आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाते हो। अब चीफ कमिश्नर क्या है, कमिश्नर से भी ऊपर वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो अगर आपको कमिश्नर, आपका जो रेलेवेंट कमिश्नर है, उसने आपको अगर नहीं इजाज़त दी कि आप एक्सटेंशन लो, तो चीफ कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्स पेयर ग्रांट एक्सटेंशन और फर्दर एक्सटेंशन अप टू 15 डेज, ठीक है। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इससे ज़्यादा लंबा अर्सा भी आपको दिया जा सकता है। देखो, अब इसको समझना है आपने। आपने रिटर्न जमा करवानी थी 30 सितंबर से पहले पहले, आपने रिटर्न जमा करवाई, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप रिटर्न जमा नहीं करवा पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपने अप्लाई करना है 30 सितंबर से पहले पहले, या 30 सितंबर वाले दिन ही आपने अप्लाई करना है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। से कि आपने 1 महीने की मांग ली जैसे मिस्टर वाओ ने मांगी थी। अब आपको कमिश्नर ने या तो ग्रांट नहीं की एक्सटेंशन इस सूरत में, या उसने ग्रांट की तो उसने कहा सिर्फ 15 दिन की तुम्हें मिलेगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब एक नई एप्लीकेशन आप दो उस कमिश्नर से ऊपर जो बैठा हुआ है चीफ कमिश्नर, उसको कि भाई मुझे तो जो है ना वो कमिश्नर एक्सटेंशन नहीं दे रहा, या मुझे वो कम टाइम की एक्सटेंशन दे रहा है। तो वो चीफ कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो आपकी एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर लेगा, या आपको फर्दर एक्सटेंशन 15 दिनों की दे देगा। या अगर आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं और आप उसको जस्टिफाई कर देते हो, तो इससे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी आपको दे सकता है। इफ़ अ पर्सन गेट्स एक्सटेंशन ही विल स्टिल बी लाइबल टू पे द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। अगर एक बंदा जो है वो एक्सटेंशन ले भी लेता है, स्टिल उसको पे करने पड़ेंगे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, क्योंकि उसने एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो थी उससे डिफ़ॉल्ट की है कि 30 सितंबर से पहले पहले उसको रिटर्न जमा करवानी थी, उसने नहीं करवाई, तो उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज हो सकता है कोई पे करने पड़ सके। हाँ, पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि उसने एक्सटेंशन लेके उसके बाद उसको लेट किया है, ठीक है।
तो ये हमारा जो रिटर्न वाला पोर्शन है इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पोर्शन जो असेसमेंट वाला है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।